हेलो टू ऑल। आज अपन देखेंगे बीसीबीआर के लेक्चर नंबर 6 के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे एनालिटिकल स्टडीज के बारे में, जिसमें अपन कोहॉर्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी को डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बीसीबीआर की रिगार्डिंग कि इसमें से फिक्स है कि कैलकुलेशन के 3 से 4 क्वेश्चन आने फिक्स है। इसमें क्या है, दोनों स्टडी की मेन पॉइंट क्या है, सबसे पहले अपन देखें इन्वेस्टिगेटर डजंट असाइन द एक्सपोजर। अपन इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेटर है जो भी रिसर्चर है वो बाहर से एक्सपोजर नहीं देता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल में अपन देते हैं इंटरवेंशन। इसमें क्या करते हैं, मेजरमेंट द पैटर्न ऑफ द एक्सपोजर आउटकम इन द पॉपुलेशन। क्या पॉपुलेशन के अंदर एक्सपोजर प्रेजेंट है, आउटकम प्रेजेंट है, सिर्फ अपन मेजरमेंट करते हैं उसका। और दोनों स्टडी में कंपैरिजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और फिर अपन इसमें देखते हैं कि अपन स्टडी की डायरेक्शन क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव है कि प्रोस्पेक्टिव है। तो ये तीन बेसिस पे अपन स्टडी के 3 पॉइंट होते हैं जो मेन होते हैं, इस बेसिस पे अपन स्टडी स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट है अपनी कोहॉर्ट स्टडी। अब इसमें सबसे पहले कि कोहॉर्ट किसको बोलते हैं। कोहॉर्ट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, उसको अपन कोहॉर्ट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ द कोहॉर्ट स्टडी, कि कोहॉर्ट स्टडी को डिजाइन कैसे करते हैं। तो अपन ने बोला कि इसमें दो कंपैरिजन ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले अपन को दो कंपैरिजन ग्रुप बनाने, पॉपुलेशन को सेलेक्ट करनी है, उसमें से दो कंपैरिजन ग्रुप बनाने। तो उसमें से कंपैरिजन ग्रुप कौन सा होगा, एक होगा एक्सपोज ग्रुप, एक होगा नॉन एक्सपोज ग्रुप। और जैसे अपन आज से कोहॉर्ट स्टडी करना चाहते हैं तो अपने दो ग्रुप सेलेक्ट कर लिए, एक्सपोज और नॉन एक्सपोज 2025 में। अपन अब एक्सपोजर अपन ने क्या सिलेक्ट किया, इसमें स्मोकर किया, और नॉन एक्सपोजर है वो नॉन एक्सपोज ग्रुप है, नॉर्मल पॉपुलेशन है। अब इसमें अपने समय के साथ आगे जाएंगे, ठीक है। अपन आउटकम देखेंगे 2045 में, तो धीरे धीरे करके अपन समय के साथ आगे जाते रहेंगे और फॉलो अप लेते रहेंगे। तो इसलिए इसको अपन कोहॉर्ट स्टडी को फॉलो अप स्टडी भी बोलते हैं। तो एक्सपोज ग्रुप में अपन को क्या दिखेगा, जो 2000 अपन धीरे धीरे अपन क्या आउटकम में क्या देखेंगे कि एक्सपोज ग्रुप में डिजीज डेवलप हुआ या नहीं हुआ। नॉन एक्सपोज ग्रुप में कितनों में डिजीज डेवलप हुआ, कितनों में डिजीज नहीं डेवलप हुआ। उस बेसिस पे अपन लास्ट में फाइनली आउटकम निकालेंगे, जिसमें अपन इंसिडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोहॉर्ट स्टडी को इंसिडेंस स्टडी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अपन इंसिडेंस कैलकुलेट करते हैं, उस बेसिस पे अपन रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ कोहॉर्ट स्टडी, के टाइप कितने हो सकते हैं, तो 3 टाइप की होती है, प्रोस्पेक्टिव, एम्बीएस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव। जैसे अपन आज बात करें कि अपन स्मोकिंग से लंग कैंसर देखना चाहते हैं, जैसे अपन मेडिकल स्टूडेंट की बात करें, जैसे अपने स्टडी स्टार्ट की 2025 में, एक्सपोजर है कितने स्मोकिंग करते हैं, कितने नॉन स्मोकिंग है, नॉन स्मोकर है। और अपन रिजल्ट इनका देखेंगे 2045 में जाके कि उनमें कितनों में लंग कैंसर हुआ, कितनों में नहीं हुआ। एमपी एस्पेक्टिव क्या है, कि जैसे अपन आज प्रेजेंट में 2025 में अपन को बैक जाना है, 2020 में गए, 2020 बैच के बच्चों के डाटा इकट्ठा किए अपन ने, वहां से अपन नॉन स्मोकर, एक्सपोज और नॉन एक्सपोज या स्मोकर या नॉन स्मोकर का ग्रुप बनाया। वहां से अपन 2025 तक आए, फिर अपन इनको 2045 तक फॉलो किया। तो ये हो गया एमबी एस्पेक्टिव कि अपन पीछे जाके स्टडी स्टार्ट की 2020 से, और फिर प्रेजेंट, फिर अपन फ्यूचर में इसको फॉलो कर रहे हैं। रिट्रोस्पेक्टिव क्या है, कि अपन को पीछे जाना है, जैसे अपन इसमें 2005 के मेडिकल स्टूडेंट के ग्रुप, वहाँ उस ग्रुप के 2005 बैच में गए, वहां अपन ने कंपैरिजन ग्रुप बनाया। कंपैरिजन ग्रुप क्या है, एक्सपोजर वर्सेस नॉन एक्सपोजर। और स्टडी अपने कहाँ से स्टार्ट की, 2005 से स्टार्ट की। फिर अपन कहाँ आए, फॉरवर्ड आए, 2025 में अपन देख रहे हैं कि इनमें आउटकम में कितनों में लंग डिजीज हुआ है और कितनों में लंग डिजीज नहीं हुआ। तो ये हो गया एक तरह से रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। फिर एग्जाम्पल ऑफ द कोहॉर्ट स्टडी, टिपिकल एग्जाम्पल कौन कौन से है, फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी है, जो पॉपुलेशन 20,000 पॉपुलेशन थी उसमें की गई थी। इसमें एक्सपोजर था वो हाइपरटेंशन थी, और आउटकम था वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज था, फॉर हर 2 ईयर में फॉलो अप करते थे इसमें। और एक और है जैसे एनिलिन डाइन वर्सेस यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के, इसमें एक्सपोजर था वो एनिलिन डाई थी, और आउटकम था वो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर था। इसमें 4,622 पॉपुलेशन सैंपल साइज पे स्टडी की गई थी। फिर एक एलिमेंट या स्टेप ऑफ द कोहॉर्ट स्टडी क्या हो सकता है, जैसे अपन ने देखा कि सबसे पहले अपन को क्या करना, पॉपुलेशन का सिलेक्शन करना है। जैसे आज से अपन स्टडी करना चाहते हो, कौन सी पॉपुलेशन को अपन स्टडी करना चाहते हो, उस पॉपुलेशन को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। फिर इसके ऊपर अपन पॉपुलेशन सेलेक्ट करने के बाद अपन क्या बनाएंगे, दो ग्रुप बनाएंगे, कौन सा, एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर। तो अपन को सबसे पहले एक्सपोजर के ऊपर डाटा कलेक्ट करना है। फिर सिलेक्शन ऑफ द कंपैरिजन ग्रुप है, नॉन एक्सपोजर ग्रुप, उसका सिलेक्शन करना है। और फिर समय के साथ अपन को 10 साल 20 साल जितने साल भी स्टडी करना चाहते हैं उसका फॉलो अप करना है। फिर उसके बाद फॉलो अप के बाद अपन जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे उसका एनालिसिस करना है। जैसे अपन बात करें, सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन। स्टडी पॉपुलेशन में जनरल पॉपुलेशन को
सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल पॉपुलेशन में भी अपन स्टडी पॉपुलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें से क्या होना चाहिए, जनरल पॉपुलेशन में से यदि अभी स्टडी पॉपुलेशन सेलेक्ट कर रहे हैं तो सैंपल शुड बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। जो भी अपना रिजल्ट आए उसमें अपने इंटायर पॉपुलेशन में अपन इसको जनरलाइज कर सके, जिसको अपन डिनोट करते हैं बाई एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द स्टडी। फिर अपन स्पेशल ग्रुप में भी स्पेशल ग्रुप से भी स्टडी पॉपुलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल ग्रुप हो गया, मेडिकल ग्रुप या कोई और ग्रुप से उसमें अपन स्टडी करना चाहे। ऑक्यूपेशनल ग्रुप हो गया, उसमें से अपन स्टडी करना चाहे, जैसे अपन एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस वगैरह एक्सपोजर या इंडस्ट्रियल इलाके में कोई अपन ग्रुप सेलेक्ट करे, उसमें से अपन स्टडी करना चाहे और आउटकम अपन उसमें देखना चाहे। फिर सेकंड है कि अपन स्टडी पॉपुलेशन सेलेक्ट कर ली, अब एक्सपोजर के ऊपर अपन को डाटा कलेक्ट करना है। कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड है उसके, तो इंटरव्यूज के थ्रू हो सकता है, क्वेश्चनियर के थ्रू कर सकते हैं और सर्वेस के थ्रू अपन डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपन को सिलेक्शन ऑफ द कंपैरिजन ग्रुप। अब दूसरा एक दो कंपैरिजन ग्रुप दो होते हैं कोर्ट स्टडी, तो एक ग्रुप का हो गया, अब दूसरे ग्रुप को अपन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके दो मेथड है, इंटरनल एक्सपोजर कर सकते हैं, इंटरनल कंपैरिजन और एक्सटर्नल कंपैरिजन। इंटरनल कंपैरिजन में क्या हो सकता है, डिवाइड ए ग्रुप बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द एक्सपोजर। जैसे अपन देखना चाहते हैं स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, अपन ने क्या देखा, दिन में 5 सिगरेट पीने वाले एक ग्रुप सेलेक्ट किया और दूसरा ग्रुप अपने सेलेक्ट किया दिन में 15 सिगरेट पीने वाला ग्रुप, इस बेसिस पे कर सकते हैं। एक्सटर्नल कंपैरिजन क्या है, तो अपन ने स्मोकर और नॉन स्मोकर दो ग्रुप सेलेक्ट किए, कि एक्सपोजर है वो स्मोकर और नॉन एक्सपोजर ग्रुप है वो नॉन स्मोकर। और फिर अपन को इसको टाइम बाई टाइम टू टाइम फॉलोअप लेना पड़ता है, जिसमें अपन को यूनिफॉर्म एंड कंप्लीट फॉलोअप ऑफ द ऑल कोहॉर्ट मेंबर, जिसमें जितने भी कोहॉर्ट मेंबर है, उन्हें एक्सपोजर ग्रुप हो, उन्हें कंपैरिजन ग्रुप हो, नॉन एक्सपोजर ग्रुप हो गया, सबको ऊपर यूनिफॉर्म कंप्लीट फॉलोअप लेना है। ऐसा नहीं कि अपना एक्सपोजर का ही फॉलोअप ले रहे हैं और कंपैरिजन ग्रुप पर नॉन एक्सपोजर उसका अपन फॉलोअप नहीं ले रहे। और कंप्लीट अपन को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है एक्सपोजर एंड आउटकम पे, जैसे कंप्लीट एसेटलमेंट ऑफ एक्सपोजर एंड आउटकम। फिर अपन इसके एनालिसिस करेंगे, जो अपने डाटा कलेक्ट किए उसके बेसिस पे एनालिसिस करेंगे, तो अपन क्या मेजर कर सकते हैं, कोर्ट स्टडी से स्टैंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ कोर्ट स्टडी, तो इसकी बेसिस पे अपन रिलेटिव रिस्क, जिसको अपन रिस्क रेशियो भी बोल सकते हैं, वो अपन मेजर कर सकते हैं। और इंसिडेंस अपन इसमें मेजर कर सकते हैं और एट्रीब्यूटेबल रिस्क मेजर कर सकते हैं, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को टेबल परफेक्ट तरीके से बनानी आनी चाहिए। टेबल में क्या है, हमेशा ऊपर वाली लाइन में डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज कॉलम होना, डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज का पार्ट होना चाहिए, और वर्टिकल में एक्सपोज वर्सेस नॉन एक्सपोज जो ग्रुप है, इसमें रिस्क फैक्टर अपने वर्टिकल ग्रुप में डालेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन में टेबल के डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज। जैसे अपन केस कंट्रोल भी पढ़ेंगे तो वहां पे केसेस क्या होते हैं, डिजीज होते हैं, कंट्रोल क्या होते हैं, नॉन डिजीज पार्ट होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा ही अपन को डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज डालना है और फिलअप करना है, और वर्टिकल लाइन में रिस्क एक्सपोज वर्सेस नॉन एक्सपोज रिस्क फैक्टर यूज करना है। इससे क्या है, यदि अपन उल्टा कर देंगे तो अपन कैलकुलेशन फॉर्मूले सब मिसमैच हो जाएंगे और अपना आंसर हमेशा गलत आएगा। तो सबसे पहले टेबल सही बनाएंगे तो अपना आगे का प्रोसीजर सही रहेगा। फिर अपन है कि रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसमें है कि इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन एक्सपोज ग्रुप में कितना इंसिडेंस हुआ, डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन अनएक्सपोज ग्रुप में कितना है। जैसे अपन बात करें एक्सपोज ग्रुप की टोटल कितने मेंबर है, ए प्लस बी, टोटल कितने हो गए, ए प्लस बी हो गया, और इसमें से कितना में डिजीज हुआ, ए में, तो इंसिडेंस ऑफ डिजीज एक्सपोज क्या हो गया, फॉर्मूला ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अपन बात करें इंसिडेंस ऑफ द डिजीज इन अनएक्सपोज में, तो अनएक्सपोज ग्रुप में कितनों में डिजीज हुआ, तो सी नंबर में अपने डिजीज हुआ, और टोटल कितने अनएक्सपोज ग्रुप थे, सी प्लस डी, तो सी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी। इसी बेसिस पे अपन एट्रीब्यूटेबल रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंसिडेंस इन एक्सपोज जो अपन ने कैलकुलेट की माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन एक्सपोज। तो एक फॉर्मूला होगा, इस बेसिस पे अपन एट्रीब्यूटेबल रिस्क निकाल सकते हैं। जैसे अपन रिलेटिव रिस्क का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं वो अपन पीछे की स्लाइड में, आगे की स्लाइड में देखेंगे। और एट्रीब्यूटेबल रिस्क का क्या मतलब है, जैसे मान लो अपन ने एट्रीब्यूटेबल रिस्क कैलकुलेट की, वो आई 85%, तो इसका मीन्स क्या होगा कि स्मोकिंग लंग कैंसर में 85% एट्रीब्यूशन स्मोकिंग का है, 15% और कोई रीजन हो सकता है। उस क्या रीजन हो सकता है लंग कैंसर का, कि 15% पॉल्यूशन हो सकता है या ऑक्यूपेशन पे डिपेंड कर सकता है, और रीजन की वजह से 15% लोगों में स्मोकिंग हुई, और 85% है वो किसका एट्रीब्यूशन है, स्मोकिंग का एट्रीब्यूशन है लंग कैंसर में। फिर अपन बात करें
इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेटिव रिस्क के इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं रिलेटिव रिस्क को। रिलेटिव रिस्क या तो एक आ सकती है या मोर देन वन या लेस देन वन आ सकती है। वन क्या इंडिकेट करती है, इंसिडेंस इन एक्सपोजर एंड एक्सपोज इन सेम, कि जो भी अपना स्मोकिंग से लंग कैंसर होती है तो दोनों ग्रुप में इक्वल आ गई। एक्सपोजर इज नॉट एसोसिएटेड विद डिजीज। यदि मोर देन वन आती है, इंसिडेंस इन एक्सपोज इज हायर देन द अनएक्सपोज, तो ये क्या इंडिकेट करती है, एक्सपोजर इज पॉजिटिवली एसोसिएशन बिटवीन द डिजीज के, यहाँ पे स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है पॉजिटिव एसोसिएशन में। यदि लेस देन वन आता है, इंसिडेंस इन एक्सपोज इज लोअर देन द अनएक्सपोज, तो ये क्या इंडिकेट करती है, एक्सपोजर इज नेगेटिवली एसोसिएटेड विद डिजीज या प्रोटेक्टिव फॉर द डिजीज। जैसे स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर नहीं होता है, या स्मोकिंग लंग कैंसर के स्मोकिंग प्रोटेक्टिव है, लंग कैंसर से अपन को प्रोटेक्ट करती है, यदि ये मतलब RR लेस देन वन है तो। फिर अपन कोहॉर्ट स्टडी की भी देखते हैं, क्या इसकी वीकनेस है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ की बात करें तो अपन इसके बेसिस पे अलाउ द कैलकुलेशन ऑफ द इंसिडेंस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टेम्पोरलिटी स्टेबलाइज करती है, क्योंकि अपन इसमें कॉज टू इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं, एक्सपोजर टू आउटकम की तरफ जा रहे हैं। और फिर इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एग्जामिन द मल्टीपल आउटकम फॉर द गिवन एक्सपोजर। अपन स्टार्ट कहाँ से किया था, कोहॉर्ट स्टडी में एक्सपोजर से किया, तो उसमें आउटकम मल्टीपल आ सकते हैं। जैसे स्मोकिंग से अपन जा रहे थे लंग कैंसर पे, पर उस पेशेंट में लंग कैंसर भी आ गया, स्टोमक कैंसर भी आ गया, ब्लैडर कैंसर भी आ गया, तो मल्टीपल आउटकम आ सकते हैं एक एक्सपोजर से। और क्लियरिटी द टेम्पोरल सीक्वेंस, जिसमें अपन कॉज टू इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये स्टेबलाइज करता है स्टडी, तो इसको अपन टेम्पोरल सीक्वेंस को अपन स्टेबलाइज करते हैं। गुड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द रेयर एक्सपोजर। अपन कोई भी स्टडी जहां से स्टार्ट करते हैं, तो अपन किसी भी वेरिएबल को लेकर, अपन किसी भी पॉइंट को लेकर स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, तो अपन रेयर एक्सपोजर को लेकर भी हम स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं कि जिसका आउटकम क्या आ सकता है। वीकनेस क्या क्या है, मे हैव टू फॉलो लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फॉलो अपने स्टडी पॉपुलेशन को लार्ज नंबर लेनी पड़ती है, उसको लॉन्ग टाइम तो फॉलो करना पड़ता है, तो एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। नॉट गुड फॉर द रेयर डिजीज। अपन एक्सपोजर टू आउटकम की तरफ जा रहे हैं, कोज टू रिस्क फैक्टर टू डिजीज की तरफ जा रहे हैं। अपन को पता है रिस्क फैक्टर तो अपन पता है कौन सा लिया, पर डिजीज क्या है अपन को नहीं पता, क्या आउटकम में क्या आ सकता है। तो रेयर डिजीज के लिए गुड नहीं है, नॉट गुड फॉर द रेयर डिजीज। नॉट गुड फॉर द डिजीज विद लॉन्ग लेटेंसी। मान लो आज एक्सपोज हुआ और 60 साल बाद उसका डिजीज हो रहा है किसी से, तो अपन इतने लंबे टाइम तक अपन स्टडी नहीं कर सकते, तो नॉट गुड फॉर द डिजीज विद लॉन्ग लेटेंसी। डिफरेंशियल लॉस टू फॉलो कैन इंट्रोड्यूस द बायस। अब इसमें क्या लॉस टू फॉलो हो सकता है, कोई स्टडीज में मान लो एक्सपोजर ग्रुप स्मोकिंग लिया, तो किसी ने स्मोकिंग क्वाइट कर दिया, या कोई स्टडी से स्टडी में पार्ट इंक्लूड होना मना कर दिया, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से बायस लग सकती है। फिर नेक्स्ट है अपने केस कंट्रोल स्टडी, डिजाइन ऑफ द केस कंट्रोल स्टडी। इसमें भी अपन ने क्या बोला था, केस कंट्रोल कोड दो ग्रुप बनाते हैं, उसमें क्या ग्रुप थे, एक्सपोजर वर्सेस नॉन एक्सपोजर। इसमें क्या ग्रुप है, केसेस वर्सेस कंट्रोल। केसेस मतलब डिजीज कार्सिनोमा ऑफ लंग ले लिया, और कंट्रोल में नॉन कैंसर पेशेंट ले लिया अपन। और अपन प्रेजेंट में डिजीज हो गए, उनको अपन डिजीज वाले को ले लिया, अपन को समय के साथ पीछे जाना है, कि अपन को जैसे आज हमने 2025 में, अपन को 2000 में जाके देखना है कि उनका आउटकम स्मोकिंग था या नहीं था। कि अपन ने कैंसर ऑफ लंग केसेस लिए, केसेस में अपन को देखना है कितनों में स्मोकिंग से एक्सपोज थे, कितने अनएक्सपोज थे, अपन 2000 में जाके उनके डाटा से देखेंगे। और फिर कंट्रोल है, तो उसमें से अपन अपने कंट्रोल अभी सेलेक्ट किए, इसमें से देखेंगे कितनों ने 2000 में स्मोक एक्सपोज थे, कितने नॉन एक्सपोज थे। इस बेसिस पे अपन इसमें समय के साथ पीछे गए, तो इसको अपन उसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। कंपेरिजन ग्रुप 2% है, और समय के साथ डायरेक्शन ऑफ स्टडी क्या है, बैकवर्ड है, तो उसमें इसको रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी बोल सकते हैं। इसमें अपन आउटकम टू एक्सपोजर जा रहे हैं, डिजीज टू इफेक्ट टू कोज जा रहे हैं, तो इसको टेम्पोरलिटी को अपन स्टेबलाइज नहीं कर पाते। इसमें टेम्पोरलिटी क्या होती है, कोज टू इफेक्ट होती है, और अपन इसमें इफेक्ट टू कोज जा रहे हैं। इफेक्ट क्या है, कार्सिनोमा ऑफ लंग है, कोज क्या हो सकता है, वो अपन देखने जा रहे हैं। और इस पे अपन क्या स्टैंड ऑफ एसोसिएशन क्या है, केस कंट्रोल स्टडी का तो है ऑड्स रेशियो। अब अपने इसके स्टेप की बात करते हैं, तो सबसे पहले केस कंट्रोल स्टडी है, तो इसमें अपन क्या किसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, स्टडी के नाम में है केसेस का सिलेक्शन करना पड़ेगा, कंट्रोल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें अपन को मैचिंग करना बहुत जरूरी है, जैसे वहाँ पे फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे मैचिंग इंपॉर्टेंट है। फिर अपन ने मैचिंग करने के बाद अपन बैकवर्ड गए, वहाँ पे अपन किसका मेजरमेंट कर रहे हैं, एक्सपोजर का मेजरमेंट कर रहे हैं, कितना एक्सपोज हुए नहीं हुआ उसमें मेजरमेंट करेंगे। फिर अपन एनालिसिस करेंगे लास्ट में। सिलेक्शन ऑफ द केसेस और कंट्रोल। अब सिलेक्शन ऑफ केसेस क्या करते हैं, डिजीज पर्सन हो गया, वो अपने केसेस हो गया,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंसिडेंट केसेस को अपन ज्यादा प्रिफेयर करते हैं प्रिवेलेंट केसेस, जो मतलब लेटेस्ट जिनमें जैसे अपन लंग कैंसर से स्मोकिंग की तरफ जा रहे हैं कि लंग कैंसर हो गया, अब उसमें से एक्सपोज स्मोकिंग था कि नहीं था एक्सपोजर है, तो उसमें से जिनको लेटेस्ट लंग कैंसर हुआ उनको ज्यादा इंक्लूड करते हैं, जिनको 10 साल या 5 साल से उनको अपन ज्यादा प्रिफेयर नहीं करते हैं। फिर अपन को आउटकम को क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि अपन लंग कैंसर ले रहे हैं तो अपन इसको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। सैंपल होगा, वो सैंपल जो भी रहे इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सपोजर, अपन को उस टाइम नहीं पता है कि इसका क्या एक्सपोजर है, अपन तो सिर्फ केसेज और कंट्रोल लिख के समय के साथ पीछे जा रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम पता चलेगा कि एक्सपोजर क्या हो सकता है। फिर अपने क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं सिलेक्शन ऑफ केसेस से, कि अपन हॉस्पिटल डाटा से रिकॉर्ड उठाए कि किनको इनको लंग कैंसर हुआ है, वहां से अपन को पता चल जाए, या जनरल पॉपुलेशन में अपन सर्वे करें, उसमें से अपन उसमें से पता लगा है कि किसको किसको लंग कैंसर हुआ है, तो वो अपन केसेस के अपने सिलेक्शन ऑफ केसेस हो जाएंगे। ये सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल है, जो क्या होते हैं फ्री फ्रॉम डिजीज होने चाहिए, केस एंड कंट्रोल शुड बी द सिमिलर इन ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट, और वेरिएबल जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, इन सब वेरिएबल में उनको अंदर करेक्टर कॉमन होने चाहिए, वो विच कैन अफेक्ट द स्टडी एक्सेप्ट द डिजीज भी स्टडी, जो जिस डिजीज के ऊपर अपन स्टडी कर रहे हैं वो सेम नहीं होना चाहिए, उसके बाद में बाकी सब कैरेक्टर वेरिएबल हो दोनों में सेम होने चाहिए, और सेलेक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द देयर एक्सपोजर स्टेटस, अपन एक्सपोजर स्टेटस के बारे में नहीं पता है, उस बेसिस पे अपन कंट्रोल का सिलेक्शन करते हैं। द सिमिलरिटी ऑफ द कंपाउंडर एंश्योर द कंपेरेबिलिटी बिटवीन द केसेस एंड कंट्रोल। ये क्या मतलब है इसका, कि जैसे अपन ने सभी वेरिएबल है और केसेस और कंट्रोल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जो भी कंपाउंडर है वो भी दोनों में केसेस और कंट्रोल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसकी बेसिस पे अपन ने एरर नहीं आ सकती अपनी स्टडी में, तो और इससे अपन इंश्योर द कंपेरेबिलिटी बिटवीन द केसेस और कंट्रोल कर सकते हैं। सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं कंट्रोल के, कि हॉस्पिटल रिकॉर्ड से हो गया, जनरल पॉपुलेशन हो गया, रिलेटिव्स हो गया जो सेम एनवायरनमेंट में रह रहा हो, या नाइबरहुड हो गए जो भी केसेस के सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हो, सेम एनवायरनमेंट में लिविंग हो, तो उनके बेसिस पे अपन कंट्रोल का सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मैचिंग। मैचिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली फाइंड इन द केस कंट्रोल स्टडी में ही सिर्फ अपन मैचिंग करते हैं, इस बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, इंश्योर या सिमिलरिटी बिटवीन द इंश्योर द कंपेरेबिलिटी और सिमिलरिटी बिटवीन द केसेस और कंट्रोल के बीच में अपन सिमिलरिटी को इंश्योर करते हैं। सिलेक्शन ऑफ द केसेस शुड बी द match control in the all the variable in all aspect of the variable that can impact the disease outcome, और अपन इन सभी और इन all this variable known as the confounder, और इस पे अपन को क्या करना है कि कंपाउंडर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है केसेस और कंट्रोल के बीच में, जिससे अपन को पता है कि कौन सा वेरिएबल है, तो अपन और इससे अपन क्या रिमूव कर सकते हैं, कंपाउंडर, नॉन कंपाउंडर को अपन रिमूव कर सकते हैं, नॉन कंपाउंडर को अपन रिमूव नहीं कर सकते कि, और जिसको अपन पता है कि इस वजह से कंपाउंडिंग आ सकती है उसको अपन सबको रिमूव कर सकते हैं, कैसे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अपन रिमूव कर सकते हैं। फिर मैचिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है, ग्रुप मैचिंग हो सकता है, पेयर मैचिंग हो सकता है। ग्रुप मैचिंग का क्या मतलब, सेलेक्टेड केसेस ऑफ द पर्टिकुलर एज, ऑक्यूपेशन या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के जो अपन के बेसिस पे केसेस सेलेक्ट की है वो का हो सेम का सेम अपन एप्रोप्रिएट कंट्रोल में सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अपन पेयर मैचिंग की बात करें, इफ ए 50-year-old मेसन विद डिजीज इन द केस, तो ए 50-year-old मेसन विदाउट डिजीज सेलेक्टेड एज ए कंट्रोल। तो पेयर की बात करें तो सेम के सेम जो अपन डिजीज के लिए अपन ने जिस मेंबर का सेलेक्ट किया उसका एज है तो सेम का सेम विदाउट डिजीज वाले का कंट्रोल ग्रुप का होना चाहिए सेम एज का। फिर अपन क्या बात करें मेजरमेंट ऑफ द एक्सपोजर, तो उसमें अपन क्या क्या मेजरमेंट करना, ऑब्जेक्टिवली कि आप मेजरमेंट ऑब्जेक्टिवली होना चाहिए, एक्यूरेटली होना चाहिए और प्रिसाइजली होना चाहिए। ऑब्जेक्टिवली मींस रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द एक्सपोजर मैनेजमेंट, कि अपने जो भी एक्सपोजर मेजरमेंट करा वो रिप्रोड्यूस या रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए इसकी। फिर अपन एनालिसिस ऑफ डाटा की बात करें तो इट्स गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन, इससे अपन क्या स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन कर सकते हैं, ऑड्स रेशियो या क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑड्स रेशियो क्या होता है, एडी अपॉन बीसी, इसका अपन को याद होना चाहिए फॉर्मूला, एडी अपॉन बीसी। इसके अपन ने 2x2 रिप्रेजेंटेटिव टेबल है, ये अपन को मैंने पहले बोला था कि केसेस और कंट्रोल, डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज, ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन में आना चाहिए, वर्टिकल लाइन में क्या आना चाहिए, एक्सपोज वर्सेस नॉन एक्सपोज, रिस्क फैक्टर है वो वर्टिकल लाइन में आना चाहिए। उस बेसिस पे अपन ऑड्स रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें ए और डी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई बी इंटू सी। अब ऑड्स रेशियो है
वन आ सकता है, मोर देन वन और लेस देन वन। वन क्या इंडिकेट करता है, odds of exposure among the cases and control are same, exposure is not associated with disease। फिर odds ratio मोर देन वन आ रहा है तो odds of the exposure among the cases are higher than the control, और exposure is positively associated with the disease। फिर अपन odds ratio लेस देन वन आ रहा है तो odds of the exposure among the cases are lower than the control हो गया, और इसमें exposure is negatively associated with the disease या protective हो गया। फिर अपन बात करते हैं कि केस कंट्रोल, कोई भी स्टडी होती है इसकी वीकनेस होती है, स्ट्रेंथ होती है, ये अपन को पता होना चाहिए। इसकी स्ट्रेंथ क्या है केस कंट्रोल स्टडी की, गुड फॉर एग्जाम इन द रेयर आउटकम, ये आउटकम विद लॉन्ग लेटेंसी। कोई डिजीज है जो 50 सालों में होता है एक्सपोज होने के बाद, उसके ऊपर स्टडी करना इजी है, क्योंकि अपन को सिर्फ पीछे जाके डाटा ही एक्सपोजर नॉन एक्सपोजर का डाटा ही कलेक्ट करना है। और रेयर डिजीज हो सकता है क्योंकि अपन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, आउटकम से कर रहे हैं, तो अपन कोई भी रेयर डिजीज लेके अपन स्टडी कर सकते हैं। रिलेटिवली क्विक टू कंडक्ट और इनएक्सपेंसिव। अपन ने क्या करना है, केसेस सेलेक्ट कर लिए, उसके ऊपर अपन को फॉलो अप नहीं करना है, अपन को टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सीधा जाके अपन को एक्सपोजर और अनएक्सपोजर का डाटा देखना है। इनएक्सपेंसिव है, इजी टू कंडक्ट है, रिक्वायर्ड द कंपैरेटिवली फ्यू सब्जेक्ट, और कम सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, जैसे कोहॉर्ट में ज्यादा मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। मल्टीपल एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर कैन बी एग्जामिन, जैसे अपने आउटकम लंग डिजीज लिया, अपने पीछे जा रहे हैं, अपने जाके एक्सपोजर की हिस्ट्री ली, उसमें स्मोकिंग की हिस्ट्री आ सकती है, ऑक्यूपेशनल कोई ऑक्यूपेशनल हो सकता है, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन हो सकता है, या कोई पॉल्यूशन की हिस्ट्री हो सकती है, तो उस बेसिस पे मल्टीपल अपन को एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर मिल सकते हैं। अपन वीकनेस की बात करें, ससेप्टेबल टू रिकॉल बायस, अपन किसी को आज डिजीज हुआ उसको 20 साल पहले की हिस्ट्री पूछ रहे हैं, तो हो सकता है वो फॉरगेट हो गया हो, उसके भूल गया उस चीज को, तो रिकॉल बायस आने का चांसेस है। सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट कंपैरिजन ग्रुप में भी डिफिकल्ट, कि उस टाइम अपन को डिजीज सेलेक्ट केसेस सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल ग्रुप का सेम एनवायरनमेंट में रहे हो, वैसे सेलेक्ट करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रेट्स ऑफ डिजीज इन एक्सपोज एंड अनएक्सपोज इंडिविजुअल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अपन इसमें इंसिडेंस रेट अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इसकी वीकनेस है। थैंक यू।